टॉपिक है आपके लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके डिटेल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए और सुनिए। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, देयर इज एन एक्ट, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 which facilitates incorporation of multi-state cooperative societies whose objects and functions spread over to several states. As the name suggests, multi-state cooperative society, it means multi-state मतलब ऐसी सोसाइटी जिसका ऑपरेशन और ऑब्जेक्ट किसी एक स्टेट तक लिमिटेड नहीं है, एक से ज़्यादा स्टेट में जिसका ऑब्जेक्ट और फंक्शन स्प्रेड ओवर है वो मल्टी स्टेट होती है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऐसी सोसाइटी जिसका मेन मकसद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करना है, यानी अपने मेंबर्स की हेल्प करना है, उनके अंदर सेल्फ हेल्प डेवलप करना है, म्यूचुअल हेल्प करना है, जो मैंने आपको बोला था साथी हाथ बढ़ाना, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या हो गई? एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका ऑब्जेक्ट और फंक्शन एक से ज़्यादा स्टेट में फैला हुआ है और जो अपने मेंबर्स के बेटरमेंट के लिए काम करती है, जो अपने मेंबर्स में सेल्फ हेल्प और म्यूचुअल हेल्प की प्रिंसिपल्स को डेवलप करती है ताकि सब मिलकर एक दूसरे के बेटरमेंट के लिए काम कर सके। जहाँ तक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का सवाल है, इसमें आप दो टाइप की मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। एक प्राइमरी जिसमें इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल दोनों मेंबर्स हो सकते हैं, और एक फेडरल कोऑपरेटिव्स जिसमें केवल इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स ही रहेंगे, यानी फेडरल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई इंडिविजुअल को मेंबर नहीं बनाया जाता है। जो मेन ऑब्जेक्ट है इस सोसाइटी का, जो मैंने ऊपर भी बोला है, सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स इन मोर देन वन स्टेट। इनके बाय लॉज इनके मेंबर्स के सोशल और इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। उनके अंदर सेल्फ हेल्प, म्यूचुअल एड ऐसे कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को डेवलप करते हैं ताकि उनके मेंबर्स का बेटरमेंट हो सके, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी। तो इसको अच्छी से आपको ध्यान में रखना है। और जिसका मेन ऑब्जेक्ट ये नहीं होगा उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता। सेक्शन 9 कहता है जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है विथ लिमिटेड लायबिलिटी। एंड यू नो व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट एंड व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी। द इंटरेस्टिंग थिंग इज सेक्शन 62। प्रॉफिट को छोड़ करके किसी भी फंड को मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। इट मीन्स नो पार्ट ऑफ द फंड अदर देन नेट प्रॉफिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर्स। सेक्शन 64 भी एक चेक लगाता है बच्चों। इन्वेस्टमेंट जो है सोसाइटी के जो फंड का इन्वेस्टमेंट है वो केवल रिकॉग्नाइज सिक्योरिटीज में ही किया जा सकता है जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज को लोन देने का सवाल है या उनको कंट्रीब्यूशन देने का सवाल है, नॉन मेंबर्स को लोन देना या एक्सटर्नल सोर्सेस से बोरोविंग करना, ये सब प्रोहिबिटेड है। यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल पार्टीज, कैन नॉट गिव लोन टू नॉन मेंबर्स, कैन नॉट बोरो फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, रिमेंबर दिस। एंड इनका एनुअल ऑडिटिंग एक रिकॉग्नाइज्ड ऑडिटर से करवाना भी कंपलसरी है जो सेक्शन 65 में बताया गया है। सेक्शन 77 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है, उसको ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट को का ओपिनियन है कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल या प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कर रही है, तो उनका स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर दिया जा सकता है। तो इसको भी अच्छी से ध्यान में रखना है। एंड देयर आर टू ग्राउंड्स इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट स्पेशल ऑडिट। फर्स्ट, द सोसाइटी इज नॉट फॉलोइंग कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, और they are not following second one, prudent commercial practices. As far as registration is concerned, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। बेनिफिट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। द फर्स्ट बेनिफिट, लोन एट रिजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर ये लोन प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर्स को ताकि उनके ऊपर कोई बर्डन ना आए। नेक्स्ट है, ये पैन इंडिया काम कर सकते हैं, मतलब ये अलग अलग स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में अपनी ब्रांचेस खोल सकते हैं जिससे इनको ज़्यादा एरिया मिल सकता है। इन लोग का कॉम्प्लायंस कॉस्ट एज कम्पेयर टू कंपनीज बहुत कम है, बहुत कम इनको लीगल रिक्वायरमेंट फॉलो करना पड़ता है। अगला जो है
जो मेंबर्स है, क्योंकि वही ओनर भी होते हैं और वही इसके कस्टमर भी होते हैं, तो उनके अंदर एक बिलोंगिंगनेस और एक ओनरशिप दोनों जागता है, यानी वो जानते हैं कि वही कस्टमर और वही ओनर है, तो जो भी होगा अल्टीमेट उन्हीं को मिलेगा। तो वो थोड़ा एक अपनेपन की भावना उनके अंदर आती है और अच्छे पूरी जान लगा के वो काम करते हैं अपनी सोसाइटी के लिए और एक दूसरे के बेटरमेंट के लिए, क्योंकि जितना सोसाइटी आगे बढ़ेगी उतना मेंबर्स को भी बेटरमेंट होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, जहाँ तक इसके रजिस्ट्रेशन या फॉर्मेशन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का सवाल है, सबसे पहले तो आपको एक फॉर्म नंबर 1 में एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी न्यू दिल्ली को। और इस एप्लीकेशन के साथ एक तो सबसे पहले आपकी जो प्रपोज्ड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका एक सर्टिफिकेट लाएंगे बैंक से, जिसमें आपके क्रेडिट बैलेंस अगर कुछ मिला है तो उसके बारे में होगा। एक स्कीम आपको बतानी होगी कि आपका फ्यूचर में एक अच्छा वायबल यूनिट बनने का आपका रीजनेबल प्रोस्पेक्ट है, यानी आप अच्छे से फ्यूचर में काम कर सकते हैं। आपके बायलॉस की 4 ओरिजिनल कॉपी देनी होगी। आपको ये भी बताना होगा कि आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन का इनिशियली आप 2 स्टेट में जो आसपास लगे हुए हैं उसमें काम कर सकते हैं, बाद में बढ़ा सकते हैं। आपको हर स्टेट के कम से कम 50 मेंबर्स की लिस्ट आपको देनी होगी। इसमें उनका आईडी प्रूफ होगा जो कि आपका जो चीफ प्रमोटर है वो उसको अटेस्ट करेगा। इसके साथ आपको अगर आपकी जो सोसाइटी है उसका प्रपोज सोसाइटी का एक रेजोल्यूशन की कॉपी देनी होगी। इसके साथ आपके प्रमोटर्स के द्वारा सर्टिफाइड रेजोल्यूशन की कॉपी देनी होगी। आपके जितने भी एप्लीकांट है उनका नाम और एड्रेस आपको देना होगा, कम से कम एक ऑथोराइज व्यक्ति का, जिससे सेंट्रल रजिस्ट्रार करस्पॉन्डेंस कर सके। कुछ उसको आपको ऑथोराइज करना होगा जो सेंट्रल रजिस्ट्रार जिसके साथ करस्पॉन्डेंस करे, कुछ डिटेल मांगना हो, कुछ डिस्पैच करना हो, सर्टिफिकेट जिसको दिया जाए उसका डिटेल आप देंगे। इसके साथ आपके जो चीफ प्रमोटर होंगे और जो सोसाइटी है उसका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस कवर पेज पर देंगे। अगर आपकी जो सोसाइटी है उसका ऑब्जेक्ट उसका रिलेटेड है थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट, यानी आप लोगों को क्रेडिट देना चाहते हैं और मल्टीपर्पज़ सोसाइटी के तौर पे काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको जो भी सोसाइटी आपकी मेंबर है, जिस स्टेट या यूटी की सोसाइटी या जहाँ पर आप काम करने वाले हैं वहाँ के रजिस्ट्रार से एनओसी लाना होगा और एक सर्टिफिकेट आपके जो चीफ प्रमोटर या जो भी आपके प्रमोटर हैं वो रजिस्ट्रार वेरीफाई करेगा, उनके डिटेल्स को, उनके क्रेडेंशियल्स को, और वो भी आपको देना होगा। जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे ओरिजिनल होंगे और चीफ प्रमोटर या जो प्रमोटर है हर पेज पर उस पर साइन करेगा। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए कोई मल्टी स्टेट सोसाइटी पहले से रजिस्टर्ड है और वो थ्रिफ्ट और क्रेडिट में आना चाहती है, तो जो अभी पीछे मैंने 2 एनओसी के बारे में बताया वो उनको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट बच्चों, जो एप्लीकेशन उसको कितने लोग साइन करेंगे। अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में केवल इंडिविजुअल मेंबर्स हैं तो हर स्टेट से कम 50 मेंबर्स फ्रॉम ईच ऑफ द स्टेट साइन करेंगे। अगर इसके जो मेंबर्स हैं वो केवल इंस्टीट्यूशंस है तो कम से कम 5 जो सोसाइटी है या इंस्टीट्यूशन है अलग अलग स्टेट की वो इसको साइन करेगी। इसके साथ अगर आपकी जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है या कोई और अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं तो वो भी साइन करेंगे, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है कि एक ही स्टेट के ना हो, अलग अलग स्टेट के हों, इसका आपको ध्यान में रखना है। अगर आपकी सोसाइटी में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंडिविजुअल भी मेंबर्स हैं और साथ में सोसाइटी भी मेंबर्स हैं तो कम से कम 50 इंडिविजुअल साइन करेंगे हर स्टेट के, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी करेगी अलग अलग स्टेट की, और अगर मल्टी स्टेट सोसाइटी है तो उनका भी एक रिप्रेजेंटेटिव इसको साइन करेगा। ये एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगी। जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है उसको 4 महीने का समय होता है, एप्लीकेशन मिलने के बाद वो उसको डिस्पोज ऑफ करेगा। अगर 4 महीने तक वो डिस्पोज ऑफ नहीं करता है, आपको हाँ भी नहीं बोलता और ना भी नहीं बोलता है, कोई कारण भी नहीं बताता है, तो 4 महीने के बाद वो डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा और सेंट्रल रजिस्ट्रार को आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करना होगा एंड दैट विल बी द कंक्लूसिव एविडेंस दैट योर सोसाइटी इज रजिस्टर्ड। तो इन बातों को अच्छी से आपको ध्यान में रखना है। ये चैप्टर आपका फिनिश, इसके बाद आगे का चैप्टर मैं लूँगा। थैंक यू।